नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। चलिए आपको बता दें आज वो कौन सी होंगी चार बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश में बजट सत्र पर आज होगी सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। मीटिंग के बाद स्पीकर सतीश महाना करेंगे पत्रकारों से बात। और दूसरी बड़ी खबर होगी चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। 7 दिन के भीतर 2 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने किए दर्शन। 20 यात्रियों की गई जान। और तीसरी बड़ी खबर होगी ओबीसी आरक्षण पर सरकार को घेरेगी मध्य प्रदेश कांग्रेस। पीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दिग्गज बताएंगे सरकार की नाकामी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय भी हो सकते हैं शामिल। और चौथी बड़ी खबर होगी आंध्र प्रदेश पहुंचा आसानी तूफान। मध्य प्रदेश में दिखने लगा तूफान का असर। गर्मी से मिलेगी राहत। और अब शुरुआत करते हैं विस्तार से बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली खबर विस्तार से। यूपी में बजट सत्र पर आज सर्वदलीय बैठक। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई विधान को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आज सर्वदलीय बैठक उन्होंने बुलाई है, जिसमें सभी दल बजट सत्र से ई विधान लागू करने पर चर्चा करेंगे। विधानसभा स्पीकर महाना ने बताया कि सुबह 11 बजे भाजपा, सपा, अपना दल, निषाद पार्टी, सुभाष सपा, बसपा, कांग्रेस, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक के नेताओं की बैठक रखी गई है। बैठक में विधानसभा में बजट सत्र से ई विधान लागू करने पर चर्चा की जाएगी। तो बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक रखी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई विधान को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आज सर्वदलीय उन्होंने बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दल बजट सत्र से ई विधान लागू करने पर चर्चा करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री से। अविरल, जिस तरह से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और विधानसभा का जो सत्र है उस पर चर्चा होगी और ई विधान लागू करने पर चर्चा करेंगे, हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे आखिर किस तरह का ये प्रोसेस होगा, क्या कुछ कार्रवाई होगी। बिल्कुल भागीरथ, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज विधानसभा अध्यक्ष जो सतीश महाना है उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया है, जिस पर ई विधान पर चर्चा होगी। आज करीब 11 बजे अभी कुछ समय बाद में ये बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद में सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, बसपा और रालोद, इस तरीके से जो भी और भी अपना दल, सभी पार्टियां, उन सभी के नेताओं को बुलाया गया है और जिस पर पूरी तरीके से जो ई विधान है उस पर चर्चा होगी। आप ये समझिए कि ये पहली बैठक इस हिसाब से देखा जाए ई विधान, यानी आप समझिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डिजिटल इंडिया बनाने का जो सपना है उसको लेकर ये एक कदम है यहाँ पर भी, तो इस पे पूरी तरीके से चर्चा हो गई। आज जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो आज सामने बैठेंगे, स्पीकर के पास बैठेंगे और सीधे तौर पर अपनी अपनी जो राय है वो बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरीके से उत्तर प्रदेश का समग्र विकास होगा। और ई विधान के ऊपर में भी अपनी अपनी सभी लोग राय देते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर में जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आई थी, तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने आज ये जो बैठक बुलाई है इसमें सभी को एक साथ बिठाया जाएगा, सभी एक साथ बैठेंगे और अपने विचार जो है साझा करेंगे और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी बातचीत करेंगे, कहाँ क्या चीज और ज्यादा बेहतर की जा सकती है, तो विपक्ष का भी एक बड़ा रोल रहता है। तो ई विधान के माध्यम से तमाम जो चीजें हैं वो सुगमता पूर्वक होती हुई नजर आएंगी। और आप समझिए कि जिस तरीके से डिजिटल इंडिया का सपना भी है नरेंद्र मोदी का, तो उसमें जो ई विधान है वो भी बहुत जो है कारगर साबित होगा। तमाम तरीके की चीजें पेपरलेस हो जाएंगी, तो इससे कि जो पेड़ है, पेड़ों का जो कटना है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा, जिससे पर्यावरण भी जो है और ज्यादा सुगमता पूर्वक बेहतर तरीके से हमारे लिए अनुकूल हो जाएगा। भागीरथ जी, अगर इस ई विधान की अगर बात करें, सरकार के अलावा जो बाकी दूसरी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? हालांकि जब आज बैठक होगी तो सब अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन अगर हम इसके पहले की बात करें, जब मीडिया ने उनसे इस बारे में चर्चा की होगी तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी इस बारे में? बिल्कुल भागीरथ, देखिए सीधे तौर पर आप समझिए कि विपक्ष जो है इस समय उत्तर प्रदेश में लगातार मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश करता है तमाम मुद्दों पर,
जैसे कि आप समझिए राजनीतिक मुद्दा, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब बातों पर अभी भी घेरने की कोशिश करता है। तो अगर ई विधान की बात की जाए तो ई विधान पर हालांकि सर्वसम्मति बनती हुई नजर आती है, क्योंकि ई विधान जो जिस तरीके से है उसमें इस तरीके की कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है किसी को भी, ना ही किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार जैसी बात है। तो ये एक इजी है, इजी वे है, आराम से इसको किया जा सकता है और साथ ही साथ सभी एक क्लिक पर सभी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो ई विधान जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए भी फायदेमंद है, और तमाम जो पर्यावरण की बात अगर करें तो उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं बेहतर सुगमता पूर्वक भागीरथ माना जाएगा। हालांकि सर्वसम्मति से ये जो आज बैठक बुलाई जा रही है, जो स्पीकर ने बुलाई है, सतीश महाना ने बुलाई है, तो इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्या कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं इसके बारे में, वो सारी चीजें निकल कर और सुझाव भी मांगे जाएंगे कि आखिर इस पर अगर ई विधान लागू किया जाएगा तो सुझाव मांगे जाएंगे, क्योंकि ई विधान, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस होती है, जब नई टेक्नोलॉजी सामने आती है तो इसको इस्तेमाल करने में थोड़ी शुरुआत में परेशानी होती है, लेकिन फिर आगे चल के वो सभी के लिए फायदेमंद साबित होती है। शायद यही कारण है कि इसलिए आज एक बैठक रखी गई है और उसमें कैसे इसको लागू किया जाए और क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं, और जो दूसरे पार्टी के जो नेता हैं, विधायक है, उनकी क्या कुछ राय है और कैसे इस ई विधान को और बेहतर तरीके से विधानसभा में लागू किया जा सकता है, और इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। अगर हम बात करें ये बैठक कितनी लंबी चल सकती है और इसमें क्या कुछ मेन जो मुद्दे हैं, क्योंकि मैंने फिर वही कहा कि जब ऑफ द एयर या हमने आज से पहले जब मीडिया ने दूसरे पार्टियों से बात की होगी या सरकार के नेताओं से बात की होगी या विधायकों से बात की होगी, तो उनका क्या कुछ कहना है कि किस तरह की समस्याएं इसमें आ सकती हैं और जिसको लेकर उस कमी को दूर करना पड़ेगा सबको साथ मिलकर। बिल्कुल भागीरथ, देखिए जिस तरीके से एक नया पैटर्न है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में सीधे तौर पर आप समझिए कि सारी चीजें लगभग ऑनलाइन हो जाती हैं और एक क्लिक पर चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इजी वे है एक चीजों को संग्रहित करने का भी और लोगों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का भी एक बेहतरीन माध्यम है। हालांकि आप समझिए कि जिस तरीके से अगर बात करें अपने हिंदुस्तान की, भारत की बात करें तो डिजिटल इसको बनाने में लगातार देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। इसमें आप समझिए कि तमाम जो चीजें हैं उनको डिजिटल कर दिया गया है। तो ऐसे में ये जो उत्तर प्रदेश में भी जो ई विधान है इसको भी लागू करने के लिए आज जो बैठक बुलाई गई है, तो इस पर देखेंगे क्या निकल कर आता है। लेकिन फिर भी ये समझने वाली बात है कि तमाम ऐसे नेता, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अभी इस डिजिटल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं अभी दूरी बनाए हुए हैं, उनको इतनी ज्यादा इसकी समझ नहीं है। धीरे धीरे लोग सीख रहे हैं और सीखने की उम्र हमेशा लगातार बनी ही रहती है। तो ऐसे में ये समझने वाली बात है कि ये जो ई विधान आएगा इसमें भी कहीं ना कहीं पहले तो परेशानी होगी ही, लेकिन जिस तरीके से ये चीजें लागू कर दी जाएंगी और लोग सीखने लगेंगे तो तमाम ऐसी चीजें हो जाएंगी, सुगमता पूर्वक की जा सकेंगी और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं सहमति बनाते हुए साफ तौर पर नजर आएंगी और ये चीजें ईजी हो जाएंगी। बिल्कुल अविरल, सभी के लिए फायदेमंद होगा और विधानसभा में इसमें जो कार्रवाई है वो सुगमता पूर्वक चलेगी और शुरुआत में जो परेशानी होगी उसको दूर किया जाएगा और इसी वजह से आज बैठक रखी गई है। अविरल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार से। चार धाम में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। चार धाम यात्रा में इस बार दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड बन सकता है। 7 दिन के भीतर ही 2 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन किए हैं, जबकि यात्रा पर आने के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 10 लाख पार हो गया है। दरअसल कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद चारों धामों के कपाट खुलते ही चार धाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है। चारों धामों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में जोश और उत्साह है। पहले दिन से ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के लिए भक्तों की दोगुनी भीड़ उमड़ी है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुताबिक चार धाम यात्रा में 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं अभी तक। इसमें सबसे अधिक 77,656 तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। वहीं दूसरी ओर 7 दिनों में यात्रा के दौरान अलग अलग कारणों से अब तक 20 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार यात्रा की पूरी तैयारी नहीं कर पाई और अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। इधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इन दिनों दुबई में है, जिसको लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। सबसे अधिक तीर्थयात्रियों ने किए केदारनाथ धाम के दर्शन। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं देहरादून ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता से। अवनीश जी, 2 साल तक कोविड के कारण ये यात्रा में
उस तरह की छूट नहीं थी जैसे कि अब 2 साल के बाद इसमें छूट मिली है। और कपाट खुलने के बाद सारे रिकॉर्ड एक के बाद एक टूटते जा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि इस बार तीर्थ यात्रियों का जो वहां पर पहुंचना है अब तक का सबसे ज्यादा होगा। और इसको लेकर अभी तक वहां आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर दर्शन कर चुके हैं। अभी बिल्कुल जिस तरीके से अगर बात की जाए, कोरोना काल चल रहा था, 2 साल से लोग जो है यहाँ पे जो है दर्शन के लिए जो है वो नहीं कर पाए दर्शन, और मन में कहीं ना कहीं एक श्रद्धालुओं की जो है फीस थी। भगवान भोलेनाथ की कृपा है, उनका कहना था कि जो है ये कोरोना काल खत्म हुआ और दर्शन के लिए उनको सौभाग्य मिला। तो ये देखते हुए यात्रा को सुचारू करने के लिए लगातार जिस तरीके से अगर यात्रा की बात की जाए तो तमाम प्रशासनिक अमला जो था वो लगातार इसको यात्रा को सुगम बनाने के लिए दिशा निर्देश, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग करते रहते। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने मंथन भी किया है कि जिस तरीके की यहाँ पर अगर बात की जाए, हालांकि विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा था, अव्यवस्थाओं की बात जरूर कर रहा था, परंतु मुख्यमंत्री का कहना था कि यहाँ पर जिस तरीके की बात करी जाए, आज एक भी जो यात्री ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे किसी को अव्यवस्थाएं मिल रही हो। तमाम यात्री खुश है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, और रिकॉर्ड तौर जो है यात्री आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है भागीरथ, यहाँ पे भी पिछले दिनों की अगर बात करें, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही लगभग 1 लाख के करीब यहाँ पे यात्री पहुंच चुका था, जिसको लेकर सरकार ने भी अब जो है ये नई कवायद शुरू करी है। जो पहले एक दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि आंकड़ों की बात करें कि जो एक संख्या नियमित थी, उसमें 1-1 हजार जो है यात्रियों की जो है बढ़ोतरी। जी भागीरथ। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर 20 से तीर्थ यात्रियों की मौत की भी खबर है। आपसे जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से उनकी मौत हुई, क्या वजह सामने आई? जी देखिए, यहाँ पर अगर आप बात करें, अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, इसको लेके बाकायदा जो है पीएम हाउस से भी जो है एक जो है जांच के लिए यहाँ पे जो है पीएम हाउस ने भी जो है लिखा है सरकार को कि ये किस कारण हुई है, वो तुरंत आप स्पष्टीकरण दीजिए। हालांकि अभी जो मौत हुई है उसका कारण नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि बुजुर्ग भी थे, उसमें उनका कहना था कि सांस लेना, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ पे भागीरथ चेंज हो रहा है, सर्द गर्म की बात होती है, यात्री आते हैं, वो यात्रा में गर्मी से आते हैं और ठंडा पानी यहाँ पे सेवन कर लेते हैं। तमाम चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी जो है इस पे जांच की जा रही है। जी भागीरथ। जी, और जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, वो इन दिनों दुबई में, इसको लेकर भी विपक्ष कांग्रेस को घेर रहा है। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार चलता रहता है। अभी जो पर्यटन मंत्री है यहाँ पे सुबह के, हालांकि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फोन पे भी उनकी वार्ता अधिकारियों के साथ चल रही है। उनका खुद कहना था कि जो यात्रा है वो यहाँ पे एक अच्छा संदेश लेके यात्री जाए, इस तरीके के यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। परंतु जो विपक्ष है उनका कहना है कि जो है पर्यटन मंत्री यात्रा चल रही है और जो पर्यटन मंत्री है वो विदेशों की सैर कर रहे हैं, ये तमाम चीजों को लेकर आरोप जरूर दिया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि 2 साल के बाद जिस तरह से लगातार कोरोना काल रहा 2 साल तक, उसके बाद यहाँ पर जब आप पर्यटक आना शुरू हुए और साथ ही श्रद्धालु वहां पर पहुंचना शुरू हुए, तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ 4 धाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विदेश दौरा रद्द हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14 मई को विदेश दौरे पर जाने वाले थे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने निवेशकों से होनी थी मुलाकात। 4 देशों के दौरे पर जाने वाले थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज का विदेश दौरा निरस्त हो गया है। 14 मई को विदेश दौरे पर जाने वाले थे सीएम शिवराज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने निवेशकों से होनी थी मुलाकात। 4 देशों के दौरे पर जाने वाले थे सीएम शिवराज, लेकिन अब उनका विदेश दौरा निरस्त हो गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 14 तारीख को विदेश दौरे पर जाने वाले थे। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने निवेशकों से होनी थी मुलाकात, लेकिन अब जो 14 मई को प्रस्तावित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विदेश दौरा था वो निरस्त हो गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास। विवेक, 14 मई का जो प्रस्तावित दौरा था, विदेश दौरे पर जाने वाले थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अब ये निरस्त हो गया है। क्या वजह सामने आ रही है, आखिर क्यों विदेश दौरा निरस्त हो गया है?
बिल्कुल भागीरथ, मुख्यमंत्री निवास से एक बड़ी खबर आई कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का शिवराज सिंह चौहान का जो 14 मई का जो दौरा था, 3 देशों का विदेश दौरा था, वो निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल सकता है। और संभावना ऐसी जताई जा रही है कि जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश सरकार पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी, तो जिसके चलते उनका जो विदेश दौरा है वो निरस्त हो गया है। और आज शाम को जो एक बड़ी बैठक रखी गई थी विदेश दौरे की समीक्षा को लेकर, वो भी निरस्त कर दी गई है। क्योंकि विदेश दौरे की बात की जाए तो विदेश दौरा बड़ा अहम माना जा रहा था 3 देशों का, क्योंकि मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े, जो बड़े निवेशक हैं वो मध्य प्रदेश में निवेश करें, जिसके लिए ये जो विदेश दौरा है मुख्यमंत्री का बड़ा अहम था। मगर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो गरमाते दिखाई दे रहा है। लगातार विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश सरकार की मंशा नहीं थी, जिसके कारण जो ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश जारी किया है कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के जो चुनाव हैं वो हों। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर अब प्रदेश सरकार सख्त है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद सख्त है और अब अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल विवेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो विदेश दौरा था 14 मई को प्रस्तावित, कितने दिनों का ये विदेश दौरा था? क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर ये विदेश दौरा किया जा रहा था, और क्या कुछ इसमें आगे की तारीख भी अभी कुछ बताया गया है कि अब कुछ महीने बाद या किसी तारीख को ये विदेश दौरा जो अभी कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, इसको फिर से कंटिन्यू किया जाएगा? कोई तारीख सामने आ रही है? भागीरथ, अभी तक किसी प्रकार की विदेश दौरे की जो तारीख है मुख्यमंत्री की वो तो सामने नहीं आई है, मगर जो विदेश दौरा था वो 14 मई से लेकर 25 मई तक प्रस्तावित था। ये बहुत पहले से ही जो उनका कार्यक्रम है वो तय था। वो जब 3 देश के दौरे पर रहते तो वहाँ जो बड़े निवेशक है, वहाँ के जो उद्योगपति हैं, उनसे मुलाकात करते, साथ ही उनसे चर्चा करते कि मध्य प्रदेश पे वो निवेश करें, मध्य प्रदेश में उद्योग बढ़ाएं और प्रदेश सरकार उनकी सहायता करेगी, जिससे मध्य प्रदेश के जो युवा वर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले। मगर जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है जो मध्य प्रदेश में लगातार गरमाते जा रहा है, उसके कारण मुख्यमंत्री का जो विदेश दौरा है वो निरस्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो जो प्रस्तावित विदेश दौरा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, अब वो निरस्त हो गया, और ऐसी खबर मानी जा रही है, सामने आ रही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है पंचायत चुनाव को लेकर, और 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने को भी कहा गया, इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरे को अभी निरस्त किया है। हालांकि अभी अगली तारीख कोई सामने नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पत्रकारों से रूबरू होंगे कांग्रेस के दिग्गज। राजधानी भोपाल में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता पत्रकार वार्ता कर ओबीसी आरक्षण पर सरकार पर हमला बोलेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के भी शामिल होने की उम्मीद है। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पीसी शर्मा पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर शिवराज सरकार को घेरेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बने हुए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा, सीधे चलते एक बार फिर से उनके पास है। विवेक, अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट में दिखाई दे रही है। वो ये कह जरूर रही है कि हम इसको लेकर अब पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस अब सरकार को घेरने का पूरा मन बना चुकी है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमेशा बीजेपी सरकार पर आरोप लगाती रही है, और आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार को एक बार फिर से घेरा जाएगा। बिल्कुल भागीरथ, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है कि मध्य प्रदेश में बिना आरक्षण के जो ओबीसी वर्ग का जो पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव वो होंगे, उसके बाद से सरकार लगातार जो बयान है उनके सामने आ रहा है। मगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। मगर विपक्ष के नेता की बात की जाए तो लगातार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आ
आ रही। करीब एक सप्ताह हो चुका है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं वो दिखाई दे रही है, लगातार मीडिया के सामने आकर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। और आज एक बार फिर जो नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर गोविंद सिंह, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मौजूद रहेंगे, जिसमें तमाम विषयों में तो चर्चा की जाएगी, मगर ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो सबसे पहला मुद्दा है कांग्रेस का। और इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पूरे फ्रंट फुट पर आ गई है और प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने षड्यंत्र किया है, जिसके चलते प्रदेश के ओबीसी वर्ग को जो ओबीसी जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है 12 बजे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नेता प्रतिपक्ष है गोविंद सिंह जो तमाम विषयों में चर्चा करेंगे और ओबीसी मुद्दे को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरते नजर आएंगे। जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से कांग्रेस अब ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने हैं ओबीसी आरक्षण के बिना और 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करनी है, इसको लेकर अब कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आसानी तूफान का असर, गर्मी से मिली राहत। आसानी चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, इसका असर देश के कई राज्यों में पड़ेगा। आसानी तूफान की वजह से लोगों को उम्मीद है कि गर्मी से राहत मिलेगी। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या आसानी तूफान का असर एमपी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। जी हां, आपको बता दें कि आसानी तूफान का असर एमपी में भी देखने को मिलेगा। इस तूफान की वजह से आज प्रदेश भर के कई दिनों तक बादल छाए रह सकते हैं, जिससे तापमान में ज्यादा उछाल नहीं आएगा। वहीं मौसम विभाग ने हवा का रुख बदलने का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से आई नम हवा और आंशिक बादल छाने से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो रात का तापमान 3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 29.2 डिग्री पहुंच गया है। ऐसे में आज से आसानी तूफान घर से निकलने के लिए लोगों की राह आसान कर देगा, यानी बादल छाने की वजह से गर्मी से राहत मिलने के पूरे आसार हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं इंदौर ब्यूरो चीफ चेतन ठाकुर से। चेतन जी, जिस तरह से लगातार गर्मी का असर देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश में, गर्मी से लोग हालाकान हो रहे हैं, लेकिन यहां पर आसानी तूफान है, इसकी तीव्रता अब किस तरह से नुकसान पहुंचाएगी इसके ऊपर भी बात करना होगा, लेकिन ये एक दूसरा एंगल है। लेकिन अगर हम एक दूसरे एंगल की बात करें कि इस तूफान की वजह से मध्य प्रदेश में गर्मी से जो परेशानी हो रही है लोगों को, गर्मी से जो लोग हलाकान हो रहे हैं, उससे थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी भागीरथ, मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे काफी भीषण गर्मी का प्रकोप मध्य प्रदेश के अंदर था, लोगों में के अंदर आहाकार की स्थिति मची हुई थी। रोजमर्रा की जो जिंदगी जीते थे, जो सब्जी के ठेले लगाते थे, रेवड़ी के ठेले लगाते थे, और अगर बात कर लूं जिस तरीके से मजदूरी करते थे, तो उस वर्ग के लिए काफी मुश्किल भरा ये समय था। पर आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कल शाम 4 बजे के बाद बादल अभी मध्य प्रदेश के अंदर छाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। और इस तरीके से बात कर लें तो पारा भी अब 30 से 32 या 33 डिग्री तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में अब राहत की सांस लोग लेंगे और गर्मी से कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। जी बिल्कुल चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आसानी तूफान के चलते मध्य प्रदेश में जो गर्मी का कहर है लगातार बढ़ते जा रहा है, अब उससे इस तूफान के कारण कुछ दिनों के लिए लोगों को राहत मिलेगी। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।